Hello everyone. So in this video lecture, we will see the definition of vector space and few examples. So this is the second unit for you guys. So this is a very important unit because rest of the units will be depending on this second unit on the concept of vector space. So once we are having the concept of vector space, we will move to the concept of linearly dependent, linearly independent vectors. What is linear combination of vectors, then dimension and its basis and its dimension, and further on we will see what is the role of inner product space, then orthogonality of vectors, orthogonal set, Gram orthogonalization process. So we will see all these things in upcoming lectures. So today we will try to cover lots of things. So I start with the definition of vector space, but I will not go deeper in the definition. I just give an overview how vector space definition will work. Vector space. तो मैं वेक्टर स्पेस के पीछे का इंट्यूशन आपको एक मिनट में बताना चाहता हूँ. आपने जो फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े हैं, वो जो वेक्टर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे थे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सट्रैक्ट किया और उन प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक करा कि क्या कोई और दुनिया में ऐसे सेट्स हैं जो सेटिस्फाई करा रहे हैं. और फिर हमने एक कंक्रीट डेफिनेशन बनाई, यूनिवर्सल डेफिनेशन हमने डिफ़ाइन करी वेक्टर स्पेस की. और उस डेफिनेशन के हिसाब से जो सेट उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हैं या उनकी वैलिडिटी को फुलफ़िल करते हैं, ऐसे सारे सेट्स को फिर हमने वेक्टर स्पेस कहा. तो बेसिकली वेक्टर स्पेस एक सेट है जो कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराएगा, और फिर अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देगा तो ऐसे सेट को आप बोल देंगे वेक्टर स्पेस. और उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे या जो पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वेक्टर्स. तो अब उस सेट के अंदर देखो क्या क्या हो सकता है. एक चीज़ तो फिजिक्स वाले वेक्टर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर द रियल वेक्टर्स, लाइक एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ, 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर, 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर वाई कैफ वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ. So these are all vectors that we have already studied in our 11th-12th classes, in our school classes. So we are actually generalizing the concept of vectors into more general setting. That is our main objective. Of course, we will work with these objects, but we want to generalize these kind of concepts in our real life problems. So like matrices, if you collect all the matrices of some particular order, then that set will be a vector space because that will satisfy all the conditions of the vector space. We will see these examples in detail. So let me define what do we have to define the vector space. तो हमें 2 चीज़ें चाहिए. पहला सेट चाहिए एक जिसको हमें वेक्टर स्पेस बताना है, और दूसरा चाहिए हमको एक फील्ड. मैं आपको कहूँगा कि एक बार फील्ड की डेफिनेशन आप ज़रूर देख लें, मैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक इन द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा फील्ड, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. तो जस्ट आपको मैंने नाम बताया कि फील्ड को आपको थोड़ा समझना है फील्ड क्या होता है. ठीक है, तो 2 चीज़ें हमको चाहिए, एक सेट और दूसरा फील्ड. ठीक है, फील्ड का रोल क्या है? फील्ड का रोल है वेक्टर को स्ट्रेच करना है, वेक्टर को छोटा करना है, तो उसके लिए हमको फील्ड चाहिए. ठीक है, तो फील्ड का बेसिकली काम है वेक्टर को स्ट्रेच करना, एक्सपेंड करना, इस तरह के कामों में इसको यूज़ करेंगे हम लोग. सो डिफाइन करते हैं डेफिनेशन. लेट बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ बी अ फील्ड. हमने मान लिया कि एफ आपकी क्या है? फील्ड है.
B is said to be vector space over the field. Field F if the following conditions are satisfied. Conditions बोले या axioms बोले, if the following conditions बोले या axioms बोले, satisfied. कौन कौन से एक्सियोम्स है? सबसे पहला एक्सियोम है, अच्छा अब आपको चाहिए इसके ऊपर ऑपरेशंस चाहिए, बाइनरी ऑपरेशंस. सो वी नीड अ बाइनरी ऑपरेशंस. satisfied under the binary operation operation of addition and scalar multiplication. Scalar multiplication. So I am explaining these concepts. What do you mean by binary operation first and then addition and scalar multiplication क्या है? सपोज करो हमारे पास एक सेट है, let me take the set of 2 cross 2 square matrices. और फील्ड की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, दो फील्ड आपके काम में आएंगी. एक तो पहली फील्ड है आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स और दूसरी फील्ड है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ फील्ड. तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसकी प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप दिमाग में रखो कि हाँ ये फील्ड है, इनका हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, अब देखो फील्ड फिक्स है हमारे पास, या तो आर होगी या तो सी होगी. अब ये सेट बदलता जाएगा, अलग अलग वेक्टर स्पेस बनते जाएंगे. जैसे मैंने बी को फिक्स कर दिया, दुनिया की सारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन ले लिया. अब देखो इसमें क्या मतलब है स्केलर बाइनरी ऑपरेशन का. दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ. एक तो सेट बी है और दूसरा सेट है हमारे पास आर. एक तो बाइनरी ऑपरेशन बी के अंदर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आपको दो एलिमेंट यहाँ से उठाने हैं और आपको एक ऑपरेशन यूज़ करनी है. ऑपरेशन यूज़ करने के बाद भी अगर दोनों एलिमेंट का ऑपरेटेड वैल्यू भी उसी सेट के अंदर आ जाए तो बोलेंगे कि दैट इज़ क्लोज्ड अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन. सपोज करो मैं एडिशन ले रहा हूँ, मैट्रिक्स एडिशन. क्या ले लूँ मैं इसके अंदर? मैट्रिक्स एडिशन. मैट्रिक्स एडिशन में क्या करेंगे, बी से एक मैट्रिक्स उठाएंगे. सपोज ए लिया मैंने, ये भी क्रॉस टू ऑर्डर की. एक मैट्रिक्स आप बी से दूसरी लो, बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की. और इन दोनों मैट्रिक्स का अगर आप ऐड करोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल अगेन गेट अ मैट्रिक्स सी ऑफ सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 2. आपको पता है कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस किसके अंदर है, किस सेट के अंदर है? बी के अंदर. तो आपने देखा, आप कोई भी दो मैट्रिसेस रैंडमली कैपिटल बी से चूज़ करो, उन दोनों को सम करोगे, ऐड करोगे, सो यू विल अगेन गेट द मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर. सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करो, उन दोनों पर वो ऑपरेशन यूज़ करो, ऑपरेशन यूज़ करने के बाद जो एलिमेंट आएगा अगर वो भी उसी सेट के अंदर आता है तो बोलते हैं दैट सेट इज़ क्लोज्ड अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन. तो इसका मतलब क्या हो गया? सेट बी इज़ क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन. क्लियर? तो ये बाइनरी ऑपरेशन का मतलब. बाइनरी ऑपरेशन लिखते ही क्लियर हो गए, कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे और वो जो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ और है, तो अंडर दैट ऑपरेशन वो क्लोज्ड है. मतलब वहाँ पर दोनों के एलिमेंट का जो ऑपरेटेड वैल्यू होगा दैट विल बी इनसाइड द सेट. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? एडिशन तो हमने समझ लिया, एडिशन यहाँ पर था. स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक एलिमेंट बी से लेना है और एक एलिमेंट आपको आर से, फील्ड से लेना है अपनी. ठीक है, तो सपोज करो आर से मैंने 5 ले लिया, ठीक है, और बी से मैंने 1 1 1 0 0 ले लिया. अब मैं 5 इंटू बी करूँगा. अब भाई
इस स्केलर को, इस नंबर को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराना, करा दिया 5b। अब 5b का मतलब क्या होता था आपको पता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिसेस में बताया था कि हर एक एलिमेंट को उस नंबर से क्या करा देना होता है, मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो 5 से सब जगह मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये जो मैट्रिक्स आई, दिस इज अगेन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड 2x2 मैट्रिसेस आर इनसाइड द सेट B, so it is closed under the scalar multiplication. So this is how the concept of binary operation will work on. ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट मी लिस्ट फ्यू ऑफ देम। पहली, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए। दूसरा, अब मैं इसको पूरा ना लिख करके मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। For all x comma y comma z belongs to b and a comma b belongs to f, पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होना चाहिए, एक एलिमेंट आपको ज़ीरो मिलना चाहिए कि सच दैट x प्लस जीरो करो और जीरो प्लस एक्स करो तो इक्वल टू कितना आ जाए, x आ जाए। तीसरी कंडीशन ये कि अगर x है for each x in capital V there exists some another element y in capital V such that their addition should be equal to 0। एक कंडीशन ये आनी चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी है, ये हो गया, और एसोसिएटिविटी ये भी सेम होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए प्लस बी प्लस इंटू एक्स, मतलब ये फील्ड के एलिमेंट को पहले ऐड कर लो तो आंसर ये आना चाहिए आपका। छठवीं प्रॉपर्टी आपकी है ए बी इंटू एक्स इक्वल टू आना चाहिए ए इंटू बी एक्स, ये होना चाहिए। सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू होना चाहिए ए एक्स प्लस ए वाई होना चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज, एक एलिमेंट वन होना चाहिए फील्ड के अंदर, आइडेंटिटी एलिमेंट, कि अगर उस एलिमेंट को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर क्या आना चाहिए, वही वेक्टर आना चाहिए। अगर ये 8 कंडीशन कोई सेट सेटिस्फाई करा देता है अंडर द फील्ड विद सम गिवन बाइनरी ऑपरेशन, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस बोलेंगे। तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था आपको एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो ये सारे के सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर स्पेस बोला जाता है। मैं कुछ एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल, अब देखो लिखते डेफिनेशन, ये वेक्टर स्पेस को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर आर और वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, ऐसे लिखा जाता है। दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, आर का मतलब फील्ड है, बी का मतलब वेक्टर स्पेस, यहाँ पर फील्ड कौन है, एफ है। पहला एग्जाम्पल आर टू ओवर आर, आर टू ओवर आर को ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आर टू भी लिख सकता हूँ। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ए कामा बी टाइप के एलिमेंट, ये वेक्टर स्पेस है। फील्ड क्या है यहाँ पर, आर है। सी टू ओवर आर, या इसको मैं सी टू बोल दूँ, सी टू का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जेड वन कामा जेड टू, जेड वन कामा जेड टू बिलोंग्स टू सी, ये भी वेक्टर स्पेस है। तो इन जनरल फॉर अ गिवन फील्ड एफ, एफ एन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड एन टपल्स, a1 a2 up to an such that a1 a2 up to an all are the members of field f. Clear? So this is called collection of
n टपल्स, इसको टपल्स बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, अब अगर मैं फील्ड को आर कर दूँ, मैंने आपको बताया था आर भी फील्ड होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड है, तो क्या मैं आर एन और सी एन नहीं डिफाइन कर सकता? ऑफ कोर्स आई कैन डिफाइन। और ये वेक्टर स्पेस होता है, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। किसके ऊपर होता है? ओवर द फील्ड एफ। किस फील्ड के अंदर होगा? एफ के अंदर होगा। आर एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, सी एन इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। ये दो एग्जाम्पल बड़े काम के हैं आपके। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई विल नॉट प्रूव दिस एज अ वेक्टर स्पेस, वी जस्ट नीड फ्यू रिजल्ट्स ऑन इट। दूसरी चीज़ और, अगर आप कोई जीरो नंबर ले लो, फील्ड से आप जीरो नंबर ले लो और एक वेक्टर आप कोई भी बी ले लो, कैपिटल बी से, तो अगर आप जीरो को बी से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आएगा जीरो वेक्टर। ये जो राइट साइड में लिखा है जीरो वेक्टर है, और ये कौन है? जीरो वेक्टर नहीं है, ये नंबर है, जीरो नंबर। कौन सा नंबर है? जीरो नंबर। और ये राइट साइड में क्या है? वेक्टर। तो जब आपने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया तो आपको नंबर नहीं मिला, आपको क्या मिला? वेक्टर मिला। तो इट शुड बी वेक्टर। तो ये हमेशा ट्रू होगा। जीरो नंबर से किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट जीरो वेक्टर। नो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एम एन क्रॉस एम का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ all the matrices of order n क्रॉस m। n क्रॉस m की ऑर्डर की जितनी मैट्रिसेज हैं उन सब का कलेक्शन भी वेक्टर स्पेस होता है। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल दूं, m2 क्रॉस 2, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस। और इसके अंदर वेक्टर्स कौन है? वो सारे के सारे मैट्रिसेज जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फील्ड क्या लेंगे? फील्ड आप सी भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, कोई भी फील्ड मर्जी आपकी। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस का कलेक्शन, ये भी वेक्टर स्पेस होता है। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर ऑफ वेक्टर स्पेसेस। अब आते हैं एक और बड़े एग्जांपल में, पॉलिनोमियल्स, PNR। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री n। कह रहा अप टू डिग्री n तक के जितने पॉलिनोमियल्स हैं उन सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन क्या कहलाएगा? PNR। फॉर एग्जांपल P2R का मतलब क्या है? 2 डिग्री तक के जो पॉलिनोमियल्स हैं। आप कहता है 2 डिग्री के पॉलिनोमियल कैसे दिखते हैं? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वेयर a, b एंड c ऑल आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स। तब देखो a b c की वैल्यू बदलते चले जाओ, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। अगर आपने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो कौन सा पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको? आपको पी एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल से याद आया। और इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसको आप किसी वेक्टर से ऐड कराएं तो लास्ट में वही वेक्टर आ जाए। जीरो प्लस एक्स किया तो आंसर में कितना आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपने ए बी सी डी लिया। अब कौन सी ऐसी मैट्रिक्स आप लो जिसको इसमें ऐड करा दो तो वापस ए बी सी डी ही आ जाए? तो ऑफकोर्स आपको दिमाग में आएगा कि जीरो जीरो मैट्रिक्स ले लें। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। किसके लिए? M2 क्रॉस 2 के लिए जीरो वेक्टर हो गया ये। अब अगर मैंने b इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो रखा बट a को मैंने नॉन 5 कर दिया मान लो, तो अब कौन सा पॉलिनोमियल आएगा? px आपको मिल जाएगा 5। इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगर मैं a को 0 पुट कर दूं, b को 1 पुट कर दूं, c को 0 पुट कर दूं, यू विल गेट x। ठीक है, px इक्वल टू एक्स। तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मिल गया।
ऐसे करके अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो कर दोगे तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नॉर्मली मिल जाएगा। सी नॉन जीरो कर दो सिर्फ तो यू विल गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो अप टू डिग्री 2 के जितने पॉलिनोमियल्स हैं उन सबका कलेक्शन क्या है, P2R, और ये वेक्टर स्पेस होता है। दिस इज अ वेक्टर स्पेस। जीरो पॉलिनोमियल कौन है इसके अंदर, ये जीरो वेक्टर कौन है इसके अंदर, जीरो पॉलिनोमियल इज द जीरो वेक्टर स्पेस, जीरो वेक्टर। एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं सब स्पेस की। व्हाट इज सब स्पेस? तो बेसिकली आपने कौन कौन सी एग्जांपल देख लिए? एक तो आपने Rn देखा, दूसरा आपने Cn देखा, तीसरा आपने n क्रॉस m वाला देखा, मैट्रिसेस का कलेक्शन देखा, चौथा आपने देखा PNR, n डिग्री के पॉलिनोमियल का कलेक्शन, अप टू n डिग्री के पॉलिनोमियल कलेक्शन। ये 4 वेक्टर स्पेस हमने देखे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर? और ये सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस मैंने जो ऊपर कंडीशन लिखाई हैं, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। यू नीड नॉट टू वेरीफाई देम, यू कैन वेरीफाई। नाउ वी आर मूविंग टू द वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस देखो क्या होता है। अब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है कैपिटल बी, कोई बहुत बड़ा सेट है। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इट विल सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज। वेक्टर स्पेस होने की सारी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस बी के अंदर घुस रहा हूँ मैं, इस बी से मैंने क्या किया, कुछ कुछ पोर्शन उठाया। सपोज को मैंने ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, ये वेक्टर्स मैंने ले लिए यहाँ पर। अब मुझे चेक करना ये जो छोटा सा पोर्शन है क्या ये भी वेक्टर स्पेस होगा क्या? अब ये वेक्टर स्पेस तभी हो सकता है जब ये वाली सारी प्रॉपर्टी क्या कर दे, सेटिस्फाई करा दे। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस का छोटा सा पोर्शन या उसका सबसेट भी वो आठों प्रॉपर्टी या जितनी प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की वो सेटिस्फाई करा देता है, तो ऐसे सेट को उस वेक्टर स्पेस के ऐसे सबसेट को भी हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे और उसको हम एक दूसरा नाम देंगे, दैट इज़ द वेक्टर सब स्पेस। क्योंकि वो सबसेट है तो नाम क्या पड़ गया, सब स्पेस। और ऐसे बहुत सारे सब स्पेस हो सकते हैं उसके अंदर, मतलब एक नहीं, देयर में भी मैनी सब स्पेसेस। तो इट इज़ द टॉपिक ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि कौन कौन से सब स्पेसेस होंगे। बट हमें इतनी डीप थ्योरी नहीं पढ़नी है आपके सिलेबस में। यू नीड जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वेक्टर सब स्पेस। तो आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा कि वेक्टर सब स्पेस मतलब क्या है। आपको दिया होगा वेक्टर स्पेस और आपको उस वेक्टर स्पेस के सबसेट्स छांटने हैं और चेक करना है कि कौन सा सबसेट वो सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस होने की सेटिस्फाई कराता है, और जो भी सेटिस्फाई करा देगा वो आपके लिए इस वेक्टर सब स्पेस का काम करेगा। दैट्स इट। ठीक है, बट यहाँ पर फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर वर्किंग विथ अ वेक्टर स्पेस ऑलरेडी देन यू नीड नॉट टू वेरीफाई ऑल द 8 प्रॉपर्टीज़। आप कुछ कम प्रॉपर्टीज में भी उसको चेक कर सकते हैं, उन कम प्रॉपर्टीज़ में भी वो चेक हो जाएगा। तो हमें वही सब समझना है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं लेट बी वी अ वेक्टर स्पेस over the field F, a subset W of V is called vector subspace. Vector subspace of V if it is itself a vector space। अगर ये स्वयं वेक्टर स्पेस है, देखो मैंने क्या बोला, बी कोई वेक्टर स्पेस है। अब इसका सबसेट अगर स्वयं वेक्टर स्पेस बन जाता है तो इसको हम बोलेंगे बी का सब स्पेस। बट फील्ड दोनों की सेम होनी चाहिए। सो इट इज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ वी। एंड व्हाट इज द फील्ड ऑफ वी? एफ ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब देखो हम छांटते हैं वेक्टर सब स्पेस। पहले कुछ वेक्टर्स के ऊपर काम कर लेते हैं। सपोज करो मैंने R3 ले लिया। R3 का मतलब क्या है, तुरंत आपको लिख देना है x, y, z such that x, y, z belongs to रियल नंबर्स।
इसके अंदर से मैं एक वेक्टर उठाता हूँ। लेट आपने एक पहला वेक्टर उठाया वी आपने वेक्टर लिया तो क्या लिखा, एक्स कमा वाई कमा जेड। एक वेक्टर उठाता हूँ डब्लू, लेते हैं आर एस टी, और मैंने एक स्केलर ले लिया ए ले लिया। अब देखो बी प्लस डब्लू का मतलब क्या है, बी प्लस डब्लू का मतलब है कंपोनेंट वाइज एडिशन। ये है वेक्टर का एडिशन। यहाँ पर R3 के अंदर एक वेक्टर वी लिया, एक वेक्टर वी लिया, और दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। देखो कैसे ऐड करेंगे, बी और डब्लू के कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। बी के पहले कंपोनेंट को डब्लू के पहले कंपोनेंट से ऐड करना है, बी के दूसरे कंपोनेंट को डब्लू के दूसरे कंपोनेंट से ऐड करना है। तो आप जैसे ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस आर, वाई प्लस एस और जेड प्लस टी। ऐसे एडिशन को बोला जाता है कंपोनेंट वाइज एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट वाइज एडिशन या वेक्टर एडिशन आ गया। यहाँ पर एडिशन डिफाइन कर दिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर कौन है, ए, वेक्टर कौन है, बी और डब्लू। सपोज करो मुझे ए वी निकालना है। ए बी का मतलब है कंपोनेंट वाइज एडिशन। कंपोनेंट का मतलब है बी के हर एक कंपोनेंट में ए से मल्टीप्लाई कराना है, और बी के पास 3 कंपोनेंट है और तीनों कंपोनेंट को ए से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए एक्स, ए वाई और क्या आ जाएगा, ए जेड आ जाएगा। तो ये आया। ठीक है, तो ये है। उसी तरह से R4, R5, R6। सपोज करो अब मैं इस बार C2 ले लेता हूँ। C2 का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर्स, Z1, Z2। और जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए आप, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की संख्या है, वो नंबर्स होती हैं A+IB टाइप की, और I का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, आई क्यूब करोगे तो -i आएगा, आई की पावर 4 करोगे तो +1 आ जाएगा। ऐसे चलता है ये। अब मैं सपोज़ करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने उठाई z = 1 + i, और मैंने स्केलर a ले लिया। अब एक वेक्टर पहले लेते हैं, b वेक्टर लेते हैं 1 + i 1 - i। और अब c ओवर द फील्ड c की बात करें, अगर मैं फील्ड को अगर c ले लूँ तो c के अंदर से स्केलर लेना पड़ेगा। तो सपोज़ करो मैंने स्केलर ले लिया e = i ले लिया। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, i × b कितना आएगा। अब v के हर एक कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई कराओ। i को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 + i से, और इस i को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 - i से। इस i को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो i + i², यहाँ से i - i²। ये कितना आ जाएगा, i - 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, i - +1। ये आ गया आपका नया वेक्टर i × b। और ये भी किसके अंदर है, ये है c² के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अब वेक्टर सब स्पेस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज करो मैंने वेक्टर स्पेस बी ले लिया R2, और एक में से W ले रहा हूँ R2 का सबसेट। हमको पता है आर बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो W के पास भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो मैंने ले लिया A, 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R। ध्यान से देखो, ये R2 था, A, B टाइप के एलिमेंट थे, A और B रियल थे। बट W के अंदर हमने क्या करा, ऑर्डर्ड पेयर तो लिए, लेकिन सेकेंड वाले कंपोनेंट को हमने फिक्स कर दिया, 0 कर दिया। अब सेकेंड वाला कंपोनेंट हिल नहीं सकता है, वो 0 ही हो गया। सिर्फ पहला कंपोनेंट चेंज हो सकता है, जबकि ऊपर वाले में दोनों कंपोनेंट चेंज हो सकते थे। तो यहाँ से W किसका सबसेट हो गया, B का सबसेट हो गया। और ये वेक्टर सब स्पेस है, ये सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएगा। सो W विल बी अ सब स्पेस, W इज अ सब स्पेस ऑफ R2। ठीक है, अभी देखते हैं छोटी कंडीशन से इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ सब स्पेस की, है ना। एक डेफिनेशन नहीं है, एक थ्योरम है, रिजल्ट है, ये आपको यूज रखना है।
while proving the subspace. A subset W of a vector space B over the field F is subspace if फर्स्ट, सबसे पहले तो जीरो वेक्टर, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, जीरो वेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप कोई भी दो वेक्टर डब्लू से उठाओ, उन दोनों का सम, वेक्टर सम भी डब्लू के अंदर होना चाहिए। फॉर ऑल वेक्टर्स एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू डब्लू। और तीसरा, ए इंटू एक्स भी डब्लू के अंदर आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्लू। एंड ए कहाँ से मेंबर है? फील्ड का मेंबर है। ठीक है, तो एक बाइनरी ऑपरेशन हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, ये हो गई एडिशन वाली। और सिर्फ एक नई चीज़ आपको प्रूव करनी है, ये वन। मतलब आपको ध्यान से देखिए इस कंडीशन को, तो आपको कौन सी चीज़ें प्रूव करनी है। ये जो मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन लिखा ना, इस बाइनरी ऑपरेशन का यही मतलब होता है। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन का मतलब है एक्स प्लस वाई होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ए इंटू एक्स होना चाहिए। यही बाइनरी ऑपरेशन है। इट इज गेटिंग बैक। ठीक है, एक्स, ओके, एक्स बिलोंग्स टू डब्लू एंड ए बिलोंग्स टू एफ। देखते ये कंडीशन सेटिस्फाई कि नहीं हो रही इस केस में। डब्लू कौन था हमारा? अब बताओ डब्लू के अंदर जीरो वेक्टर है कि नहीं? भाई बी का जीरो वेक्टर क्या है? बी अगर हमने R2 लिया और डब्लू को अगर हमने एग्जाम्पल देखते हैं, डब्लू को अगर लिया मैंने ए कामा ज़ीरो, ए बिलोंग्स टू आर, तो अब ध्यान से देखिए इस बी के अंदर जीरो वेक्टर कौन है? ज़ीरो कामा ज़ीरो। दिस इज द जीरो वेक्टर इनसाइड R2। और इस डब्लू के अंदर क्या जीरो वेक्टर है क्या? आंसर इज यस। आपको पहला कंपोनेंट ही तो जीरो करना है, और कर सकते हैं क्योंकि ए को हम चेंज करा सकते हैं, आर है, और ए इज़ द रियल नंबर, जीरो इज आल्सो रियल नंबर, सो क्लियरली दिस बिलोंग्स टू डब्लू। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। नाउ कम टू सेकंड कंडीशन। अब डब्लू के अंदर से दो वेक्टर उठाओ। पहला वेक्टर एक्स उठाओ, एक्स क्या आएगा? A1 कामा ज़ीरो। वाई को दूसरा वेक्टर ले लो A2 कामा ज़ीरो, और इन दोनों को सम करो। ये दोनों दोनों डब्लू के मेंबर हैं। तो अब एक्स प्लस वाई क्या आएगा? पता है कंपोनेंट वाइज एडिशन करना है। A1 प्लस A2, यहाँ पर जीरो, ये किसके अंदर चला गया? डब्लू के अंदर। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, A इंटू एक्स कितना आएगा? A इंटू A1 कामा ज़ीरो। अब A इंटू A1 और ये ज़ीरो, ये भी डब्लू के अंदर है। और ये ए भी रियल नंबर, A1 भी रियल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर, कामा ज़ीरो। और डब्लू के अंदर एलिमेंट इस टाइप के हैं, पहला कंपोनेंट कुछ भी हो, दूसरा कंपोनेंट सिर्फ जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। सो दिस इज अ वेक्टर सब स्पेस। ओके, दिस इज हाउ वी विल प्रूव। ओके, कुछ और एग्जांपल करते हैं। मैट्रिसेस के ऊपर करते हैं। M2 क्रॉस 2 ले लेता हूँ। आपको ये डेफिनेशन लिखना आनी चाहिए सेट का। 2 क्रॉस 2 का मतलब है इस टाइप के मैट्रिसेस, ABCD टाइप के मैट्रिसेस। ये ABC और D, ये सारे के सारे रियल में हैं। अब मैं इसका एक सबसेट डिफाइन करता हूँ डब्लू में मैं सिर्फ डायगोनल मैट्रिसेस लेता हूँ। क्या ले लूँ मैं? आई एम टेकिंग ओनली डायगोनल मैट्रिसेस A0 0 B, दैट्स इट। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की? आंसर इज यस। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की जितनी मैट्रिसेस है वो सब M2 2 में है, यही आपका V है। तो क्लियरली
डब्लू इज ए सबसेट ऑफ बी। किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अब आप डब्लू से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो। अच्छा, जीरो वेक्टर है क्या? इस कैपिटल बी के अंदर जीरो का मतलब क्या है? इसके जीरो के अंदर है सारे के सारे कंपोनेंट जीरो, तो यहाँ पर ए बी को भी जीरो कर देंगे, तो जीरो वेक्टर क्लियरली जीरो, दैट इज इक्वल टू 0 0 0। दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स बिलोंग्स टू डब्लू। अब आप दो मैट्रिसेस उठाओ, एक मैट्रिक्स ए ले लो, A1 0 0 B1, और एक मैट्रिक्स बी ले लो, A2 0 0 B2। इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो क्या आ रहा है, क्या डब्लू के अंदर का मेंबर आएगा। कंपोनेंट वाइज एडिशन कर रहे हैं, पहले कंपोनेंट को पहले से 0 + 0 0 0 + 0 0 B1 + B2। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? आंसर इज यस, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं। सो दिस इज आल्सो इनसाइड द डब्लू। तो हमने देखा कि हमने ए और बी डब्लू से लिए और इन दोनों का सम भी डब्लू के अंदर आ रहा है। नाउ टेक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू कैपिटल ए ले लो, क्या आएगा? ए इंटू A1 0 0 ए इंटू B1। अगेन दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो इनसाइड डब्लू। सो दिस इम्प्लाइज डब्लू इज अ सब स्पेस। ये क्या हो गया? सब स्पेस हो गया। किसका सब स्पेस हो गया? M2 × 2 वेक्टर स्पेस का। सो दिस इज हाउ द सब स्पेस डेफिनेशन विल वर्क ऑन। ओके, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे P2R ले लेता हूँ मैं, B को मैंने लिया P2R, 2 × 2 ऑर्डर के, सॉरी 2 डिग्री तक के पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन P2R ले लिया। अब मैं W ले रहा हूँ, मैं ऐसे पॉलिनोमियल्स P ले रहा हूँ, PX बिलोंग्स टू इस कैप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P2R से वो पॉलिनोमियल ले रहा हूँ जो P ऑफ 0 पर 0 हो रहे हो। क्या बोल रहे हैं? मैंने बी से वो पॉलिनोमियल उठाए जो 0 पर क्या वैल्यू दे रहे हैं? 0 वैल्यू दे रहे हैं। देखो P2R के अंदर कौन कौन से पॉलिनोमियल है? पहले तो PX = x, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल 1 + x भी है P2R के अंदर। बट इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है W के अंदर, वो चेक करना है। और W के अंदर ये सारे के सारे P2R के मेंबर हैं। अब मुझे चेक करना है कि ये W के अंदर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर P0 चेक करा, 0 आ रहा है, सो दिस इज इनसाइड W। यहाँ पर P0 किया, यहाँ से कितना आएगा? 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये P0 पर 0 वैल्यू दे ही नहीं रहा है तो ये दिस इम्प्लाइज ये PX, इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2 ले लेते हैं, P1 P2। दिस इम्प्लाइज P2 डज नॉट बिलोंग्स टू W। बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। बट P1 बिलोंग्स टू, P1 किसको बिलोंग कर रहा है? W को। क्या ये P3 पॉलिनोमियल अगर मैं ले लूँ, x² - 1 - x, चेक करेंगे P3 0 0 के इक्वल है क्या? आंसर इज यस। इसका मतलब P3 किसको बिलोंग कर गया? W को बिलोंग कर गया। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कौन सा वेक्टर किसी सबसेट के अंदर है कि नहीं है ना। जैसे ये वाला वेक्टर 1 + x² + x, P4 अगर ले लिया मैंने, अब P4 0 चेक कर लो, 0 आ रहा है तो ये W के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और P4 0 किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज P4 वेक्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ W। क्लियर? बट ये W सब स्पेस है, W विल बी सब स्पेस। तो अब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है, चेक करो आप। W इज अ सब स्पेस, आप P2R आप प्रूव करो। पहले चेक करना है 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऑफ कोर्स 0 पॉलिनोमियल है, PX = 0 है। अब आप W से 2 पॉलिनोमियल उठाओ और फिर चेक करो कि उनका दोनों का सम W के अंदर है कि नहीं है। वेरी इजी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसी तरह चेक कर लो। सो इट इज़ फॉर यू, ठीक है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन वी विल सी दीज थिंग्स।